गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा ये हमारी 10वीं क्लास का हिस्ट्री का तीसरा लेसन है, वो रीड करने जा रहे हैं हमें। और लेसन का नाम है हमारा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो भूमंडलीकृत विश्व का बनना क्या है बेटा, यानी इस लेसन में वैश्वीकरण के बारे में बताया गया है कि वैश्वीकरण, यानी ये लेसन जो है आपका वैश्वीकरण पर आधारित है बेटा। और वैश्वीकरण की जो बातें हैं वो आधुनिक युग से पहले, यानी जो युग हमारा चल रहा है इससे पहले के बारे में इस लेसन में बताया गया है। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बताती हूँ कि वैश्वीकरण होता क्या है। जैसे बेटा व्यक्ति हैं, सामान है, सामान जैसे व्यापार या काम की तलाश में जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या स्थानांतरण होते हैं बेटा, वही वैश्वीकरण कहलाता है। यानी व्यक्ति, व्यापार या सामान और नौकरियों की तलाश में जब लोग एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं या स्थानांतरण होते हैं बेटा, उसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। और ये जो वैश्वीकरण की है प्रथा है ये नई नहीं है, यानी ये पुराने समय से ही हम जानते हैं। जैसे हमारा जो भारत देश है पुराने समय से ही व्यापार यानी इसमें चला आ रहा था। तो जो ये नई बात नहीं है वैश्वीकरण की, वैश्वीकरण हमारे देश में पुराने ज़माने से ही चला आ रहा है। जैसे अगर हम उदाहरण देखें तो 15वीं शताब्दी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। जैसे समुद्री रास्ते से वास्को डी गामा भारत में आया था और 15वीं शताब्दी में कोलंबस ने बेटा अमेरिका की खोज की थी। तो हम उदाहरण भी लिख सकते हैं कि पहले से ही यानी भारत में वैश्वीकरण का जो एक दूसरे स्थान पर स्थानांतरण की प्रथा है बेटा, वो इससे पहले चली आ रही है। और इससे भी पहले की अगर हम बात करें वैश्वीकरण की, कोलंबस ने जैसे अमेरिका की और वास्को डी गामा ने जैसे भारत की खोज की, तो इससे भी पहले सिल्क रूट, जो कि आपने 7th क्लास में पढ़ा था, सिल्क रूट से भी सामानों और लोगों का एक दूसरे देश तक आवाजाही लगी रहती थी। यानी सिल्क रूट के माध्यम से जो व्यापार होता था, सामान होता था या लोग थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो यही भूमंडलीकृत कहलाता है बेटा, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। जब हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी जाते हैं उसे ही हम भूमंडलीकृत कहते हैं। तो ये सब जो मैंने बताया बेटा, ये ही भूमंडल में शामिल है, तो इसलिए इसको भूमंडलीकृत कहते हैं। अब जो हमारा एडिंग आएगी बेटा वो है हमारी ये सब मार्ग मैंने बता दिया बेटा आपसे। थोड़ा सा इससे ही पहले बता देती हूँ मैं, इसमें से ही कुछ बातें इंपॉर्टेंट रहती हैं आपकी। इसमें ये है बेटा वैश्वीकरण और उद्योगीकरण। ये समझे आप टॉपिक, वैश्वीकरण और उद्योगीकरण। वैश्वीकरण मैंने बता ही दिया कि सामान और व्यक्तियों या नौकरियों के माध्यम से जब एक देश से यानी दूसरे देश में जाते हैं। उद्योगीकरण, दोनों ने मिलकर बेटा, वैश्वीकरण ने और उद्योगों ने मिलकर हमारे दैनिक जीवन को बदल कर रख दिया है। 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत दुनिया का सबसे धनी देश था पहले, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं बेटा वो आधुनिक युग की कर रहे हैं। इसने ये कहा है कि वैश्वीकरण और उद्योगीकरण दोनों ने मिलकर हमारे दैनिक जीवन को बदल कर रख दिया है। 18वीं शताब्दी के समय बीत जाने के बाद भी चीन और जो भारत था बेटा वो दुनिया का सबसे बड़ा देश था। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था, क्योंकि जो चीन और भारत था बेटा यहाँ से ही व्यापार होता था और व्यापार में भी इन्हीं का एशिया के जो देश थे उनका दबदबा था। अब यूरोपीय विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र, लेकिन 18वीं शताब्दी में चीन और भारत था बेटा, लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद अब
एशियाई देशों की बजाय बेटा यूरोपीय विश्व व्यापार सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। यह कैसे हुआ? इस अध्ययन में यानी हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि बेटा जब एशियाई देश यानी व्यापार के लिए एशियाई देशों का दबदबा था तो यूरोपीय देशों का विश्व व्यापार में सबसे बड़ा केंद्र कैसे बना, इस अध्याय में यानी हम ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम पढ़ेंगे बेटा रेशम मार्ग या सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। रेशम मार्ग या सिल्क रूट, रेशम मार्ग बेटा एक है प्राचीन मार्ग है। प्राचीन यानी प्राचीन समय से ही यहाँ से व्यापार हो रहा है, जो देश से दूसरे देश और महादेश से दूसरे महादेश को जोड़ने का भी रास्ता माना जाता है रेशम मार्ग। और रेशम मार्ग ईसा पूर्व से भी पहले आरंभ हो चुका था बेटा, ईसा पूर्व से भी पहले। ईसा पूर्व का समय आप देख सकते हैं, ये रहा बेटा ईसा पूर्व का समय। ईसा पूर्व का समय यानी ईसा के जन्म से पहले, ईसा के जन्म से पहले बेटा ये माना जाता है कि ईसा के जन्म से पहले भी यानी ये रास्ता आरंभ हो चुका था रेशम मार्ग का। और 15वीं शताब्दी तक इसका प्रयोग भी किया गया। यह मार्ग बहुत सारे महादेशों जैसे अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप और एशिया से जोड़ता है बेटा। इसीलिए यानी जो रेशम मार्ग के बारे में बताया गया है, क्योंकि इस रास्ते से बेटा रेशम का व्यापार होता था। लोग एक देश से दूसरे देश, महादेश से दूसरे महादेश को जोड़ने में मदद करता था। और रेशम मार्ग का जो रास्ता था बेटा ये ईसा पूर्व से भी पहले आरंभ हो चुका था और 15वीं शताब्दी तक इसका प्रयोग होता रहा। और इसका प्रयोग बहुत सारे महादेशों जैसे अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप को भी एशिया से जोड़ता रहा। इसके बाद बेटा इसमें ये भी है कि इसका नाम रेशम मार्ग क्यों पड़ा, आप इसी में लिख सकते हैं इसका नाम रेशम मार्ग क्यों पड़ा। इसका नाम बेटा रेशम मार्ग इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले इस रास्ते का प्रयोग चाइनीज यानी चीनी लोग रेशम व्यापार के लिए किया जाता था। यानी सबसे पहले जब इस रास्ते का प्रयोग किया गया तो रेशम चाइनीज रेशम होता था, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता था। उसके बाद भारतीय मसाले, सामान, सोना, चांदी, ढेर सारी वस्तुओं का आवागमन के लिए इस रास्ते का प्रयोग किया जाने लगा। और सामानों की आवाजाही के अलावा व्यापार और संस्कृति का भी आदान प्रदान इसी रास्ते से होता रहा, इसलिए इसे रेशम मार्ग का नाम दे दिया गया। अब आती है बेटा हमारी हेडिंग आपकी भोजन की यात्रा, स्पैगेटी और आलू। हम ये पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट जब हमारी वीडियो होगी तो तब पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।